हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वर्धन क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनसोल्ड क्लास 10th मैथ सेट नंबर 6 2020 822 एनबी। ठीक है, ये 822 एनबी आप किसी भी प्रकाशन के अनसोल्ड में चेक करके पढ़ सकते हैं। तो इस सेट के हम दो क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है? सीख कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हमें बताना है कि अपरिमेय संख्या किस तरह से है। तो देखते हैं। तो इसको हम अपरिमेय दिखाने के लिए सबसे पहले हम इसको परिमेय मान करके चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? परिमेय। तो मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने? एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम a/b या p/q के रूप में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे? √3 इसलिए √3 बराबर p/q या a/b। जो संख्या p/q के रूप में लिखे जाते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q सहभाज्य पूर्णांक है। जहां p और q सहभाज्य पूर्णांक है तथा q ≠ 0। और एक बात और, ये जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, सहभाज्य संख्या या सहभाज्य पूर्णांक, वे होते हैं इनका जो HCF होता है ना, HCF ऑफ PQ वो 1 होता है। क्या होता है? 1। इनका HCF 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जब √3 को p/q के बराबर मैंने लिख दिया तो आप इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। इंप्लाई दैट √3q बराबर किसके? p के। या इसको इस तरह से लिख लीजिए p बराबर √3q। p बराबर √3q। तो आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, करिए इसका वर्ग करें तो ये हो गया p² बराबर √3 का वर्ग कितना होगा? 3 और बराबर q²। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। समीकरण नंबर 1। अब यहां ध्यान देंगे। अब मैं क्या करूंगा? p² को 3 से भाग देता हूं। यदि मैं p² को 3 से भाग दूंगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। और यदि p² को यहां लिखिए, यदि p² 3 से विभाजित है, 3 से, यदि p² 3 से विभाजित है, तब यदि p² 3 से विभाजित है, मान लीजिए p² जो है आपका p का जो मान है वो है 9 है, सॉरी 3। ठीक है, तो p² कितना हो जाएगा? p² हो जाएगा 9। p² 9। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये होगा 3। तो p भी 3 से विभाजित हो जाएगा, p भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं यदि p² 3 से विभाजित है तब p भी 3 से विभाजित होगा। p भी 3 से विभाजित होगा। अब हमें क्या करना है? यह लिखो पुनः, p के बराबर में क्या रखना? p बराबर 3 आ रखना। यह लिखो, माना या सॉरी p बराबर 3r रखने पर, p बराबर 3r समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में
रख दें। P बराबर 3R में इसमें रखता हूं, चलिए रखते हैं। तो P के स्थान पे मैं 3R रख रहा हूं भाई, तो 3R का स्क्वायर और ये हो गया 3Q स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना हो गया 9R स्क्वायर, 9R स्क्वायर बराबर किसके 3Q स्क्वायर। 3 से भाग दे दो इसमें, implies that 3Q स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर, 3Q स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर, 9R स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देंगे 3 से डिवाइड करो तो Q स्क्वायर बराबर किसके हो गया, Q स्क्वायर बराबर हो गया 3R स्क्वायर। ये होगी समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर सेकंड, इस पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड करते, 3 कम 3 और 3 क्या हो, Q स्क्वायर बराबर 3। अब मुझे करना क्या है, यानी लिखो यदि Q स्क्वायर 3 से विभाजित है, यदि Q स्क्वायर 3 से विभाजित है तब Q भी 3 से विभाजित होगा, तब Q भी 3 से विभाजित होगा। देखो अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से P और Q का, यानी को HCF ऑफ PQ, HCF ऑफ PQ इज इक्वल टू 3। समझो कैसे, देखो P स्क्वायर का जो मान है वो कितना है 3Q स्क्वायर और Q स्क्वायर का मान कितना है 3R स्क्वायर। मतलब इन दोनों में क्या है, ये तीन क्या है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं P और Q का जो HCF है वो 3 है, लेकिन होना क्या चाहिए, मैं लिखो परंतु P और Q का HCF, P और Q का HCF तो HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो P और Q का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे अतः हमने क्या गलत परिकल्पना कर ली है जो कि विरोधाभास प्रकट करती है। तो यहां लिखो अतः हमने गलत परिकल्पना कर ली है, परिकल्पना कर ली है जो कि विरोधाभास प्रकट करती है, जो कि विरोधाभास प्रकट करता है। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम 3 का ख पॉइंट देखेंगे। एक रेखा y अक्ष तथा x अक्ष को क्रम से बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। यदि 2 - 5 PQ का मध्य बिंदु हो तो P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए भाई हम इसको किस तरह से करेंगे, चलिए हम एक काम करते हैं, इसमें एक अक्ष बना लेते हैं। ये हो गया आपका x अक्ष, तो इसको मैं लिखूंगा x
एक्स डैश, ये हो गया क्या, ये हो गया आपका वाई और वाई डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक रेखा बनानी है। चलिए मैंने एक रेखा बना दी। अब समझो, ये बोल रहा है यदि रेखा वाई एक्स तथा एक्स एक्स को क्रमशः बिंदु P तथा Q पर काटती है, वाई एक्स को बिंदु P पर काटती है, तो वाई एक्स को बिंदु P पर काटती है और एक्स एक्स को बिंदु Q पर काटती है, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये आप देखेंगे एक्स एक्स का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स एक्स का समीकरण होता है y बराबर 0, एक्स एक्स का समीकरण y बराबर 0, मतलब ये x है तो ये हो गया x और ये हो गया 0, ठीक है, क्योंकि y बराबर 0, एक्स एक्स का समीकरण, तो q बिंदु के निर्देशांक हो गए x और 0। अब लिखूंगा y x का समीकरण, y x का समीकरण, y x का समीकरण x बराबर 0, y x का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, तो ये होगा 0 और y। अब इस रेखा का, ये जो आपका रेखाखंड PQ है, रेखा है PQ, PQ का मध्य बिंदु क्या है, PQ का मध्य बिंदु ये है 2 -5। मान लीजिए PQ का मध्य बिंदु हमने M मान लिया, M बिंदु के निर्देशांक क्या है 2 और -5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें P तथा Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो लिखेंगे माना P तथा Q के निर्देशांक, P तथा Q के निर्देशांक, P तथा Q के निर्देशांक क्रमशः, P तथा Q के निर्देशांक क्रमशः क्या है भाई, एक तो हो गया P बिंदु के निर्देशांक हो गए, P बिंदु के निर्देशांक हो गए 0y तथा Q बिंदु के निर्देशांक हो गए x0 है, ये समझो। अब ध्यान करना है, तो मध्य बिंदु M के निर्देशांक क्या होंगे, तो लिखेंगे मध्य बिंदु M के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस y1/2 और x2 प्लस y2/2 से, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। इसको मैं मान लूंगा ये हो गया आपका x1 y1, ये पॉइंट होगी आपके x2 y2, ये xy क्या है x ऊपर, ठीक। अब इसको आप, तो मध्य बिंदु M के निर्देशांक क्या है, मध्य बिंदु M के निर्देशांक का 2 और -5 क्या है, 2 और -5, तो मैं इसको लिखूंगा 2 और -5, x1 प्लस y1, तो ये हो गया x1 का मान है x और y का मान है 0, x1 प्लस y1/2 और x2 क्या है, x2 है 0, y2 है y, तो 0 प्लस y/2, ठीक। तो ये हो गया 2 -5, ये कितना हो गया x/2, ये हो गया y/2, x/2 प्लस y/2, दोनों को आप क्या करेंगे, बराबर रख देंगे, इसे इसके बराबर रख दिया, इसे इसके, क्योंकि x और y है तो ये हो गया 2 बराबर x/2, 2 भी इसको मल्टीप्लाई कर दो 4, तो x बराबर हो गया 4, x का मान 4। अब यार -5 बराबर y/2, इसकी से मल्टीप्लाई कर दी -10 इज इक्वल टू y का मान कितना हो गया -10, x का मान 4, y का मान -10, तो यार लिखो अतः P तथा Q के निर्देशांक, अतः P तथा Q के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या है 0y, एक तो 0,
y का मान कितना हो गया -10, 0 -10 तथा क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या है x और 0, x का मान 4, y का मान 0 होंगे। तो ये भाई इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तीन का गैपाइट देखेंगे। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके यदि इसमें से एक गेंद यदृच्छिक निकालती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी। चलिए, कृतिका के पास एक थैला है, ये एक थैला है कृतिका के पास। ठीक है, ये एक थैला है। ठीक है, ये एक थैला है। इस थैले में कृतिका के पास इस थैले में 3 गेंद हैं जो एक ही साइज की है। कौन कौन सी गेंद? एक गेंद है भैया आपके पास में लाल। कैसी गेंद है? एक गेंद है लाल, रेड। एक गेंद लाल है, एक गेंद नीली है, नीली रेड, रेड होगी लाल, ये होगी ब्लू नीली। एक गेंद पीली है, एक गेंद कैसी है? पीली है। तो पीली मतलब येलो, व्हाइट, रेड लाल, ब्लू नीली, येलो पीली। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या? तो आप लिखेंगे नीली गेंद कितनी है? सबसे पहले लिखो लाल गेंद। लाल गेंद है एक, लाल गेंद एक, लाल गेंद एक, और क्या है? नीली गेंद क्या है? एक है। नीली गेंद भी एक है और पीली गेंद कितनी है? एक है। लाल गेंद एक है, नीली गेंद एक है, पीली गेंद एक है। तो कुल गेंद कितनी है? 3 है। तो लिखिए कुल गेंद, कुल गेंद, कुल गेंद होगी 1 + 1 + 1 = 3। कुल गेंद होगी 3। तो अब वो बोल रहा है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी या नीली होगी। तो देखिए पहली कंडीशन, तो लिखिए लाल गेंद पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता, पीली गेंद निकालने की प्रायिकता। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता होती है अनुकूल परिस्थिति बटी पूर्ण परिस्थिति। तो पीली गेंद को मैं पी वाई से डिनोट कर सकता हूं, पी वाई। तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थिति कितनी है? कितनी गेंद है? पीली एक, और कुल परिस्थिति 3। तो पीली गेंद निकालने की प्रायिकता 1/3। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट में देखते हैं। सेकंड में बोल रहा नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लगाएंगे नीली गेंद, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता पीबी। पीबी बराबर कितनी? 1/3 अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति 1/3। थर्ड पॉइंट देखिए, नीली पीली और क्या है? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, सब एक ही बात है। यहां नीली, सेकंड में लाल, सेकंड में लाल था, इसको लाल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में लाल था, लाल गेंद, इसको पी आर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पी आर। ठीक है, थर्ड में है पी, थर्ड में क्या है? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो रखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? पी वाई पी आर पी बी।
तो अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, तो 1/3, 1/3, 1/3। आप इसको इस तरह, ठीक है। अब 3 का गैप पॉइंट देखेंगे। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए sec b + c/2 बराबर cosec 1/2। हम देखते हैं, चलिए इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है हमारा कितना, 180। तो हम लिखेंगे a + b + c। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे रहा हूं। दोनों पक्षों में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ये देखिए b + c/2 है और a/2, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने का, 2 से भाग देने पर दीजिए, तो a + b + c/2 बराबर किसके, 180/2, ठीक है। अब जब मैंने इसको इस तरह से लिख लिया तो आप एक काम करेंगे, इसको थोड़ा अलग अलग लिख देंगे, a/2 + b/2 + c/2, ठीक है, बराबर किसके, 2 एकम 2 और 90 बार ये कट गया, मतलब कितनी बार कटा, 2 से 180, 90 बार कट गया। अब मैं क्या करूंगा, इस a/2 को उठा करके इधर ले आऊंगा। a/2 इधर आकर के कैसा हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इधर चाहिए क्या हमें, b + c/2। तो ये हो गया b/2 और प्लस c/2, b/2 + c/2 बराबर किसके, 90 और माइनस का a/2, 90 - a/2। अब यहां sec है तो यह इधर cosec है, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों में sec ले, दोनों पक्षों में क्या ले लूं, sec a, सॉरी दोनों पक्षों में sec लगा, तो ये हो गया जी b/2 + c/2 बराबर किसके, sec 90 माइनस का a/2, 90 माइनस a/2। अब समझो sec b/2 + c/2, sec b/2 + c/2 को हम लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ लिखेंगे, ये हो गया sec b + c/2 बराबर किसके, sec 90 माइनस a/2, और sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है पूरा पूरा। तो sec b + c/2 और ये हो गया cosec a/2, तो sec b + c/2 बराबर cosec a/2। तो ये बात भाई हमें इसमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। चार का क्या पॉइंट देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो, प्रत्येक को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए ये आपको मैंने कई बार बता चुका हूं, फर्स्ट पॉइंट सोल्व कर रहे हैं, 31/2 की घात 2 और 5 की घात 3, ये क्या होता है इसमें, यदि हम दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं, यदि हमारा हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत। तो यहां देखिए यहां हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, 2 की पावर n 5 की पावर m, बल्कि इसको m मान लीजिए, इसको mn मान लीजिए, 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप का है, तब दशमलव प्रसार क्या होगा, तब दशमलव प्रसार शांत होगा, तब दशमलव प्रसार क्या होगा भाई, शांत होगा।
तब दशमलव प्रसार शांत होगा। 31/2 की घात 2 5 की घात 3 मतलब 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूट का है हर। तो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अब मुझे इसका बताना है दशमलव रूट। क्या निकालना है इसका? दशमलव रूट। तो दशमलव रूट कैसे निकाल लेंगे? ये हो गया 31। 31/2 की घात 2, 2 की घात 2 हो गया 4, 5 की घात 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, ये हो गया जी 125। तो 31/125 की मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 500। तो दशमलव रूप में ये व्यक्त नहीं किया जा सकता आसानी से, तो इसमें हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें ये हो गया 31 दूनी 62, नीचे हो गया 500 की 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1000। अब हमें क्या करना है? ये जो हमें नीचे है 1000, 100, 10,000, 1,00,000 इस फॉर्म में हमें हर बनाना है ताकि हम आसानी से इसको दशमलव रूप में व्यक्त कर सके। 1000 से 62 को भाग दीजिए तो ये हो गया 62 और ये हो जाएगा 0 और दशमलव। 3 अंक बाद दशमलव लगा दी हमने, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया इसका दशमलव। ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट दिया है 33/50। क्या दिया है? 33/50। 33/50 को सोल्व करने हैं तो 33/50 को मैं इस तरह से लिख दूंगा 2 गुना 5 गुना 5 मतलब 5 पंजे 25, 5 गुना 5 बराबर कितना हो गया? 25 गुना 2 50। तो 33 बटे यानी कि 2 की घात 1 और 5 की घात 2। तो यहां लिखेंगे यहां हर किस रूप का है? यहां हर 2 की पावर m गुना 5 की पावर n के रूप का है, तब दशमलव प्रसार क्या होगा भाई? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसको दशमलव रूप में व्यक्त करिए तो लिखेंगे दशमलव रूप। दशमलव रूप में 33/50, 33/50 आप इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 33 गुना 2 और 50 गुना 2, 33 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 33 दूनी 66/50 की 2 में 100। अब 66 को मैं 100 से भाग दूंगा तो 0.66 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसके दशमलव प्रसार हो जाएंगे। अब 4 का ख पॉइंट देखेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 0 0 2 0 और 0 3 है। तो हमें क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे हैं। तो हमारे पास में एबीसी एक त्रिभुज है, मान लिया हमने क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है ए। तो ए बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए 0 0 है। क्या है? 0 0। बी बिंदु के निर्देशांक क्या है हमारे पास में? 2 0 2 0। सी बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0 3। तो इसको मैं मान लूंगा x1 y1, इसको मैंने मान लिया x2 y2, इसको मैंने मान लिया x3 y3। अब हमें निकालना है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ये हो गया x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और ये हो गया x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। तो 1/2 x1 का मान क्या है? 0,
x1 का मान 0, y2 का मान क्या है 0, y3 का मान क्या है 3 प्लस x2 का मान क्या है, x2 का मान है 2, y3 का मान क्या है 3, y1 का मान क्या है, y1 का मान है 0, x3 का मान कितना है, x3 का मान है 0, y1 का मान कितना है 0, y2 का मान कितना है 0। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो गया 1/2, तो ये हो गया 0। अब 0 की टोटल में मल्टीप्लाई कर दी तो 0, 2 की 3 में गुणा कर दी तो 3 दूनी 6, अब 0 की टोटल में गुणा 0, तो 6 में 0 जोड़ दिया तो 1/2, 6 में 0 जोड़ दिया 6, 2 से 6 को काट दिया कितनी बार 3, तो कितना होगा 3 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक रख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जो आपका होता है वो स्क्वायर में होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 3 वर्ग मात्रक। अब हम 4 का गैप लाइन देखेंगे। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय है, तो हमें निकालना है इसका अद्वितीय किस मान के, P के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण निकाय, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर हमें इसकी तुलना करनी है। देखिए इसको a1 b1 c1 तो रखो a1 बराबर 4, b1 बराबर p, c1 बराबर 8, a2 बराबर कितना 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 2। अब वो बोल रहा है यदि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, यानी को यदि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होता है, यदि समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता, हम क्या करते हैं a1 बटे a2 ये फॉर्मूला होता है डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो a1 का मान है 4 बटे 2 बराबर नहीं है p बटे 2 के, 2 से 2 कटे, तो इम्प्लाइज दैट तो p डज नॉट इक्वल टू 4, p डज नॉट इक्वल टू 4, p का मान किसके बराबर नहीं है 4 के बराबर नहीं है। अब ये कह रहा है p बराबर 4, p बराबर नहीं है 4, मतलब p डज नॉट इक्वल टू 4 के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय है। आप इसको इस तरह करेंगे। अब हम 4 का गैप देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, इसका हमें माध्यिका मतलब माध्य फाइंड करना है। देखिए माध्यिका या माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता हमें दे देगा। इस क्वेश्चन को हम इससे आगे बढ़ाते हैं। इतना आपको पेपर में दिया होगा, मतलब क्वेश्चन में आपको दिया होगा। देखिए इसमें ये होगी इसकी बारंबारता, ठीक है। बारंबारता से आगे चलते हैं हम संचयी बारंबारता। कहां चलते हैं आगे, संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, ये होगी आपकी संचयी बारंबारता, ठीक है। चलिए तो ये होगी संचयी बारंबारता। हम कैसे बनाते हैं, बारंबारता यहां 3 दी है तो इसको 3 दे देंगे। अब इसकी इसमें ऐसे जोड़ो, 3 और 10 13,
13 और 20 कितना हो गया 33, 33 और 13 हो गया 46, 46 और 4 हो गया 50। तो n बराबर किसके हो गया, n बराबर हो गया 50। अब इसका आधा करो, n/2 बराबर 50/2, 50 को 2 से भाग दे दी कितना हो गया 25, मतलब 25 हो गया। इसका आधा कितना हो गया 25। ठीक, अब देखिए 25 आपका कहां सपोर्ट करेगा, 25 आपका वर्गंतराल 40 से 45 वाले में सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये 33 के आसपास जा रहा है। 25 33 के आसपास है, 13 तो हम इसको लिखेंगे 13 के आसपास रखेंगे नहीं, तो इसकी बारंबारता होगी आपकी है, ठीक है, ये होगी इसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी। इससे पहले वाले को हम बोलते हैं CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ये होगी मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1, ये होगी मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा L2। अब हम फॉर्मूला बनाते हैं मध्यिका का। तो माध्यक या माध्यक बराबर L1 प्लस F1 माइनस ये हो गया L1 प्लस L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 अपॉन F और N/2 माइनस का CF। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। L1 का मान कितना है, L1 का मान आपके पास में है 40, कितना है 40। L2 का मान कितना है, L2 का मान है 55, 55 माइनस 40, L1 का मान 40 है अपॉन F हो गया 20। अब N/2 का मतलब 50/2 मतलब 25, और CF कितना हो गया, CF हो गया 13, N/2 कितना 25, CF कितना 13, तो ये हो गया 40 प्लस 55 में से 40 घटा दूंगा 15/20, और ये हो गया भाई आपका 25 में से 13 घटा दिया हो गया 12, ठीक है, तो ये हो गया 45, 15/12 कितना हो गया 180, 180 हो गया बटे 20, 0 से 0 कट गई, 2 नहीं में 18, 9 बार 1 कट गया, तो कितना हो गया 45 और प्लस 9, सॉरी 40 है, मिस्टेक हो गई 40 है, L1 आपका 40 था, तो ये 40 हो गया, तो 40 और प्लस 9, 40 प्लस 9 कितना हो गया 49, मतलब माध्यिका आपकी कितनी होगी 49 होगी, 49। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या देखते हैं, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये आपको 2 समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरणों को सोल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या दी है, 2ax माइनस के by प्लस का a प्लस 4b, ये दिया बराबर किसके 0 के, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 2ax माइनस के 2by, और ये हो गया जी a प्लस 4b, a प्लस 4b बराबर किसके 0 के। इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब इससे आगे चलते हैं, ये वाले देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ये दिया है 2 bx प्लस का ay प्लस का b माइनस का 4a, b माइनस 4a बराबर 0, मल्टीप्लाई करो अंदर 2bx 2 की 2bx, और ये होगा 2ay, और ये होगा b माइनस का 4a, b माइनस 4a बराबर किसके 0 के, ये होगी सेकंड। मुझे करना क्या है इसमें, हमें देखने हैं गुणांक, x का गुणांक है 2a या x का गुणांक है 2b, तो मैं क्या करूंगा, समीकरण फर्स्ट में a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, समीकरण फर्स्ट में कितने से गुणा कर दूं, a से गुणा कर दीजिए आप, समीकरण फर्स्ट में हमने a से गुणा कर दी और सेकंड में कर दीजिए b से, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 2aby, यहां भी ये कितना हो जाएगा 2aby, तो समीकरण फर्स्ट में a से मल्टीप्लाई करो, a से कर रहा हूं
तो ये होगा 2a² माइनस का 2aby और ये हो गया प्लस का a और a प्लस 4b, जीरो की मल्टीप्लाई करूंगा a में तो कितना हो जाएगा 0। ये होगी जी आपकी इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन होगी? 3 होगी। अब मुझे क्या करना है, अब मैं b की करूंगा इसमें, तो ये होगा 2b² प्लस का 2aby और प्लस b माइनस का 4a, b माइनस 4a बराबर किसके 0। ये होगी जी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4। अब मुझे क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को ऐड कर देता हूं। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, जोड़िए इसमें मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दूंगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ दूंगा। तो जोड़िए, ये हो गया 2a² माइनस का 2aby और ये हो गया a प्लस का 4b। ठीक है, इसकी करो इसमें, ये हो गया 2b² प्लस 2aby और प्लस b और b माइनस 4a इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस में जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो। देखिए माइनस का 2aby प्लस का 2aby ये कैंसिल हो गया, तो 2a² और 2b² इन दोनों को एक साथ, ये हो गया 2a² प्लस 2b², ये हो गया a प्लस 4b प्लस b माइनस 4a। 0 में 0 जोड़ूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये, राइट हैंड साइड में 0। चलिए यहां से यहां तक कुछ कॉमन लिया जा सकता है, 2x यहां से बाहर निकाल दिया, कितना बचा a² प्लस b²। ठीक है, अब आप अंदर मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा a², कितना 4ab, a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a² प्लस 4ab, b की करो b² माइनस का 4ab बराबर किसके 0 के, 4ab से 4ab कट गया, माइनस प्लस कैंसिल, तो ये होगा 2x a² प्लस b², ये क्या बचा a² प्लस b², a² प्लस b² बराबर 0। अब हमें क्या करना है, a² प्लस b² उठाकर इधर ले जाओ, इधर जाके कैसा हो गया माइनस, तो 2x a² प्लस b² बराबर माइनस का a² प्लस b², a² प्लस b² से कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर किसके हो गया -1, तो x बराबर किसके, ये 2 इसके नीचे ले आए, x बराबर माइनस का 1 बटा 2, तो x का मान हो गया जी माइनस का 1 बटा 2। अब x का मान तो ये हो गया, अब x का मान मैं कहां लगा दूं, x का मान आप समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए। तो रखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट कौन सी है, ये आपकी समीकरण नंबर 1 है। चलिए इधर रखता हूं, ये होगा 2 गुना 2a, x का मान है जी माइनस का 1 बटा 2, माइनस के 2by, अब कितना है a प्लस 4b बराबर हो गया 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a की -1 में मल्टीप्लाई कर दी तो माइनस का a और माइनस के 2by प्लस का a प्लस के 4b बराबर 0। माइनस के a से प्लस के a कैंसिल हो गया। ठीक है, ये माइनस का 2by उठाकर उधर ले जाओ, उधर जाके कैसे हो गया प्लस का, तो 4b बराबर 2by, b से b कैंसिल हो गया, इस 2 से 4 को 2 बार कैंसिल कर दिया, तो ये होगा 2 बराबर y, तो इंप्लाइज दैट
y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया जी 2, y का मान कितना 2, x का मान -1/2। तो आप उसको इस तरह करेंगे, ठीक है। अब हम 5 का ख पॉइंट देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 513 होगा। ये श्रेणी दी है 54, 51, 48। इसके दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। देखिए, चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। श्रेणी दी है आपको 54, 51, 48। तो प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद a बराबर हो गया जी 54। अच्छा, अब हमें निकालना है सार्वंतर। क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर d बराबर 51 में से हम 54 घटा दे तो -3 हो गया। कितना हो गया, -3। अब ये बोल रहे हैं इसके दो उत्तर क्यों आते हैं। योगफल कितना दिया है, योगफल दिया है 513। क्या दिया है, योगफल 513। योगफल s बराबर 513। श्रेणी में पदों की संख्या में निकालनी है। क्या निकालनी है, पदों की संख्या है। तो आप योगफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। योगफल s बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d से हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो योगफल का फॉर्मूला कितना है, 513। कितना है, 513 इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू n/2। n का मान हमें निकालना है n/2। a का मान कितना है, a का मान है 54। कितना है, a का मान 54 प्लस n का मान कितना है, n का मान हमें निकालना है n-1। d का मान कितना है, d का मान है -3। d का मान -3। तो 513 n/2 54 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 108। 54 दूनी 108 हो गया। माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस का 3n प्लस का 3। ठीक, चलिए। तो 513 की तरह मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 513 1026। 2 की मल्टीप्लाई करती मैंने, 2 की तरह मल्टीप्लाई करती। 513 गुना 2 तो 1026। अब ये कितना हो गया, n। अब 108 और 3 कितना हो गया, 111। 111 माइनस के 3n। ठीक, मल्टीप्लाई करो n के अंदर तो 1026 और ये कितना हो गया, 111n माइनस के 3n²। ये माइनस का 3n² उठाकर इधर लाओ, इधर आकर के कैसा हो गया, तो 3n²। ये 111 उठाकर इधर लाओ, 111n प्लस का 1026 बराबर 0। पूरी इक्वेशन में 3 से भाग दे देंगे। दीजिए, 3 से भाग देने पर दीजिए भाई इसमें 3 से भाग, n² 3 कम 3 और 3 दूनी 3 तिया 9, 3 से 23 37 हो गया। तो 37n प्लस 1026 3 तिया 9 3 चौक 12। 1026 को 3 से भाग दे दें, दीजिए 3 तिया 9, 10 में से 9 घटा दिया 1, ये कितना हो गया 12। 3 चौक 12, 3 चौक 12, ये हो गया 3 दूनी 6, 342। कितना हो गया, 342। ठीक है, प्लस हो गया 342। 342 के जी बराबर। अब 342 हमारा इक्वेशन हो गया हमारे पास में n² माइनस के 37n और प्लस के 342। तो चलिए इसके टुकड़े करते हैं। देखिए 342 के आप टुकड़े करके देख लेंगे। करिए, 2 से करो सबसे पहले, तो आप करो भाई 2 से।
ये कितना हो गया 17, 171। अब इसमें करो 19 है, 19 निमा कितना हो गया 19 निमा हो जाएगा 171। ठीक है, ये हो जाएगा 19 निमा 171। ठीक है, अब इसे 9 से करो 1। तो 2 342 के जो हमने टुकड़े करे हैं वो क्या है 2, 19 और 9। ठीक है, 2, 19, 9, इसको एक साथ रखो, 2 गुना 9 गुना 19, तो 2 गुना 9 कितना हो गया 18 गुना 19। तो हमारे टुकड़े हो गए 18 और 19। क्या हो गए टुकड़े 18 और 19। ठीक है, करिए। तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस के 19n प्लस के सॉरी माइनस के 18n और प्लस के 342 बराबर 0। तो यहां से आप n कॉमन ले लो, n कॉमन लेने में कितना हो गया n माइनस 19। यहां से माइनस 18 बाहर निकाल दो तो कितना बचा n माइनस 19 बराबर 0। n माइनस 19 है, n माइनस 19 है, तो n माइनस 19 में यहां से बाहर निकाल दो और n माइनस 19 बाहर निकालने में कितना बचा n माइनस 18 बराबर 0। अब इन्हें 0 के बराबर रखो, यदि n माइनस 19 बराबर 0 तो n बराबर 19। अब इसे 0 के बराबर रखो, यदि n माइनस 18 बराबर 0 तो n बराबर किसके हो गया 18 के। तो n के दो मान होंगे, n के कौन कौन से मान होंगे n बराबर 19 और n बराबर 18। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे तो ये कह रहा है इसके दो उत्तर क्यों आते हैं। इसके दो उत्तर आएंगे n बराबर 19 और n बराबर 18 रखने पर आपकी श्रेणी ये दे रखी है, n का मान 19 रख लो चाहे 18 रख लो, ये हर स्थिति में दोनों स्थितियों में आपका योगफल 513 ही आएगा। n का मान चाहे आप 19 रखो चाहे 18 रखो, तो आप इसको इस तरह करें। ठीक है, पांच का क्या पॉइंट देखेंगे। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, एक ठोस शंकु के आकार का है जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक शंकु जो है ना, एक शंकु है हमारे पास में जो आधे गोले पर अध्यारोपित है। एक शंकु है हमारे पास पे ये, ठीक है। ये शंकु किस पे भाई आधे गोले पर अध्यारोपित है ये, ठीक है। शंकु की जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है। क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है, ठीक। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l। अच्छा, और इसकी त्रिज्या r, शंकु की त्रिज्या r है और गोले की त्रिज्या भी r है, आधे गोले की त्रिज्या। इसकी ऊंचाई h है। क्या है इसकी ऊंचाई h, ठीक है। चलिए अब ये बोल रहा है यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। क्या है देखो, मान लिया सॉरी लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई l, तिर्यक ऊंचाई क्या है l है, तिर्यक ऊंचाई l, तिर्यक ऊंचाई l, ठीक। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है h है, ऊंचाई है h, और त्रिज्या कितनी है r, त्रिज्या है भाई r। शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की समान है। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार बोला है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर है शंकु के वक्रपृष्ठ। तो लिखिए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ,
अर्धगोले का वक्रपृष्ठ किसके बराबर है? शंकु के वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। आधे गोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है? ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का वक्र, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या हो? पाई आर है। शंकु का वक्रपृष्ठ हो गया पाई आर है। अब समझो ये क्या हो गया भाई? पाई से काट दिया पाई, पाई से काट दिया पाई, तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर और एल। आर से घात कैंसिल कर दिया तो 2r बराबर एल। अब एल होता क्या है? फॉर्मूला होता है हमारा एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब तिरछी ऊंचाई का वर्ग बराबर त्रिज्या का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2 का वर्ग 4, आर का वर्ग आर स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया 4 आर स्क्वायर बराबर एल का मतलब क्या है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आर स्क्वायर उठाकर इधर ले लो, 4 आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बराबर किसके? एच स्क्वायर के। 4 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटा दो तो कितना हो जाएगा? 3 आर स्क्वायर, 3 आर स्क्वायर बराबर किसके? एच स्क्वायर। निकालना क्या है? शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लूंगा। अब ये हो गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये एच स्क्वायर में इसके नीचे ले लूंगा, आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3 हो जाएगा। ये 3 इधर चला जाएगा, 1/3। इसका मुझे निकालना है क्या? वर्गमूल। तो आर बटे एच का स्क्वायर और इसका मैंने वर्गमूल निकाल दिया तो 1/3, वर्ग से रूट कैंसिल हो गई, तो r अपॉन h बराबर 1/√3। तो r अनुपात h, तो 1/√3। ठीक है, तो यही और निकाला था शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का जो अनुपात है r त्रिज्या ऊंचाई h 1/√3, 1/√3। तो ये भाई हमें इसमें सोल्व। ठीक, पांच का गहरा देखेंगे। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताइए। तो इसमें हमें मीनार की ऊंचाई बतानी है। 60 मीटर ऊंचा भवन बनाते हैं, चलिए चित्र बनाते हैं। देखिए भाई, ये हमारे पास में 60 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचा हमने एक भवन बना दिया। कितना मीटर ऊंचा भवन है? 60 मीटर ऊंचा भवन है और h मीटर ऊंची एक मीनार है हमारे पास में। h मीटर ऊंची एक मीनार है, 60 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, 60 मीटर ऊंचा एक भवन है हमारे पास में। ठीक है, चलिए तो भवन की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर। ये भी h मीटर है, इसको भी हमने h मीटर मान लूंगा। ये h मीटर हो गया, ये भी h मीटर है। ठीक है, जब ये मीनार की ऊंचाई h मीटर है तो ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h में से 60 में से h घटा दूंगा तो ये वाली ऊंचाई हो जाएगी 60 माइनस h मीटर, 60 माइनस h मीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे कैसे करके। चलिए अब आप समझेंगे इसके जो ये मीनार, ये भवन का शीर्ष है। भवन के शीर्ष से हम मीनार के शीर्ष पर देखते हैं तो अवनमन कोण, ऊपर से नीचे को देखते हैं तो अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, यहां से मीनार, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष पर अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अब मीनार के शीर्ष से, सॉरी भवन के शीर्ष से हम ये नीचे देखते हैं, यहाँ 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष और पाद, मतलब पाद है, अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री।
ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है और यहाँ कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री। कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब इतनी हो गया। अब मैं मान लीजिए ये जो मेरा ये अब हमने मान लिया ए बी क्या है, ए बी एक भवन है, ए बी, ये सी डी एक, ए बी सी डी एक क्या है मीनार है। इसको मैंने कोई बिंदु ई ले लिया, ए ई हो गया कोई बिंदु। ठीक, तो आपको करना क्या है, मान लेंगे माना ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। ये तो दे रखी है आपको। और सीढ़ी एक मीनार, यानी को माना सीढ़ी क्या है, सीढ़ी एक मीनार है बल्कि इसको आप ऐसा ना करें, इसे सॉरी ऐसा करो, ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, ऐसा करते हैं। माना नहीं है क्योंकि दी है। ठीक, माना सी डी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, इतना भी। आप एक काम कर सकते हैं, सी हमें नहीं दिया तो इस वाली को C से E तक की जो दूरी है उसको मैं x मान लूंगा। डी भी हमें नहीं दिया, इस वाली दूरी को भी मैं x मान लूंगा। ठीक है, तो अब आप तो लिखिए, देखिए हमारे पास में दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो समकोण त्रिभुज ABD बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ABD। और एक बार हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा AEC में। ठीक है, तो लिखिए समकोण त्रिभुज ABD, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है tan थीटा। ABD में tan 60 बराबर h बटे 60 बटे कितना हो गया x, 60 बटे x। tan 60 का मान कितना √3, ये हो गया 60 बटे x। इसकी से मल्टीप्लाई करो प्लस √3x बराबर किसके 60 के, तो x बराबर 60 बटे √3। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसमें परिमेयकरण कर देंगे इसका। तो 60 √3 कितना होगा 3, इससे इसको काट दिया 20 तो 20 √3। ठीक है, तो x बराबर 20 √3 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज AEC में। लिखिए पुनः समकोण त्रिभुज AEC में रखिए tan 30 बराबर किसके 60 माइनस h अपॉन किसके x के। tan 30 का मान कितना 1/√3, tan 30 का मान हो गया 1/√3। तो 60 माइनस h अपॉन x, x का मान क्या है, x का मान है 20√3। x का क्या मान है 20√3, x का मान है जी 20√3। ठीक है, तो यहां रखो x बराबर 20√3 रखने पर x बराबर 20√3 कर, √3 से √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन में किसके 20 के, 20 की तरह मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू 60 माइनस h। ये माइनस का h उठा कर दे दो, इधर आके कैसा होगा प्लस का, h बराबर 60 माइनस 20, 60 में से 20 घटा दे कितना होगा 40। h क्या है
एच क्या है? सीडी। सीडी मतलब मीनार की ऊंचाई। तो लिखिए अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई सीडी बराबर एच बराबर 40 मीटर। ठीक है। तो भाई आज हमारे इस सेट के 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। आशा है समझ आए होंगे। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छे से बोर्ड एग्जाम क्लास 10 मैथ की तैयारी करते रहे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।